हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको ये जो संवैधानिक विकास है बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में ज़रा भी दिक्कत ना आए और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। ठीक है। और यह जो बुक है यह मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो सके। ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना करके बस सुनिए, आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ही सरल भाषा का मैं उपयोग करूँगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको हम लोग दो चरणों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक तो है आपका 1773 से लेकर के 1858 तक और दूसरा जो है आपका 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है। तो ये डिवीज़न क्यों हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको दो चरणों में हम लोग बांट करके पढ़ सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? एक 1757 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 के एक्ट तक। ठीक है। और दूसरा है 1858 से लेकर के 1947 तक। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 में क्या हुआ था। तो 1857 की क्रांति हुई थी जिस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था उसको ट्रांसफ़र करके किसको दे दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ठीक है। तो आप लोग क्या समझे कि 1773 से 1858 तक जो है इंडिया में, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। ठीक है। लेकिन 1857 में क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म करके इसका जो पावर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ब्रिटिश क्राउन के पास सौंप दिया गया। तो 1858 से लेकर के 1947 तक किसका शासन था चला? तो ब्रिटिश क्राउन का। तो समझ लीजिए ये बात। भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग दो चरणों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक 1773 से लेकर के 1858 तक और दूसरा 1858 से लेकर के 1947 तक। 1773 से 1858 तक किसका शासन रहता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1858 से लेकर के 1947 तक किसके अधीन रहता है इंडिया? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1773 में। और यह जो है भारत के लिए ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से पारित किया गया पहला एक्ट था। कौन सा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में। और आपसे इस तरह भी सवाल किया जा सकता है कि भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा या ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पारित किया गया प्रथम जो एक्ट था वो कौन सा था? तो वह था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये वाला। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो क्या हुआ था कि 1765, ठीक है, 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1765 से क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है। बंगाल का गवर्नर हुआ करता था 1765 से लेकर के 1773 तक। ठीक है। बंगाल का गवर्नर होता था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? तो 1773 में। उसके बाद क्या हो जाता है? तो बंगाल का गवर्नर का जो पोस्ट है ना उसका नाम चेंज करके क्या क्या कर दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। गवर्नर जनरल पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर का पद जो है नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। जब 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। और यही पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कलकत्ता यानी बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था उसमें यह प्रावधान किया गया हुआ था कि कोलकाता में यानी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में क्या हुआ कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा एम्फे। ठीक है, सर एलिजा एम्फे। तो यही है, दोनों आपका हो गया क्या? कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्फे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि यानी कि कानून बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वह किस एक्ट के तहत दिया गया हुआ था? तो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसके तहत। ठीक है, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ना उसके तहत क्या किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे ना वो लोग उन लोगों को उपहार दिया जाता था। ठीक है, वो लोग उपहार गिफ्ट में बहुत सारा चीज़ ले लिया करते थे हिंदुस्तानियों से, अपने देशवासियों से। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ था कि बहुत ही करप्शन बढ़ गया हुआ था। उपहार कहने को के लिए उपहार था लेकिन वो करप्शन था, एक तरह से रिश्वत था। ठीक है, तो यह जो है कंपनी के कर्मचारी यानी ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों को ये जो उपहार के स्वरूप में जो रिश्वत लिया जा रहा था इसको रोकने का यानी कि प्रबंधित करने का किस एक्ट में प्रावधान किया गया? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को, किस कंपनी के कर्मचारियों को? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों या कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ हुआ। देखिए जो कंपनी थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में रूल कर रही थी। कब से? तो 1765 से रूल करना शुरू कर दी हुई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक पक्ष था उसको हैंडल करने के लिए क्या किया गया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और उसका जो कंपनी थी उसकी व्यापारिक यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो भी कार्य था उसको मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यह किस एक्ट के द्वारा बनाया गया हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक मामलों हेतु क्या बनाया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक मामलों के लिए क्या बनाया गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और यह जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला है आपका गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। देखिए 1786 में क्या हुआ कि एक गवर्नर जनरल बनकर के आया था हिंदुस्तान में जिसका नाम था
कॉर्नवालिस, ठीक है। ये थोड़ा बाहुबली टाइप का था और इंडिया में आने से पहले जो है अमेरिका में था। वहाँ पर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, उसमें पराजय हो गई थी। हालांकि कोई बात नहीं, पराजित और हार तो लगी हुई ही रहती है। तो वहाँ पर इस हार हो गया हुआ था, इसका मतलब कि उसके बावजूद यहाँ पर इंडिया आया तो इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया था, ठीक है, जिसका नाम था 1786 का संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, गवर्नर जनरल, इसको सेनापति का हेड भी बना दिया गया, इनकी सेना का भी हेड बना दिया गया। किसको, किसके तहत? तो 1786 का जो संशोधन अधिनियम था उसके तहत, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉर्नवालिस था, इसका एक तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ही अच्छी मतलब भूमिका निभाया था, अच्छा खासा सेनापति था वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे हार हो गई थी। और दूसरी नंबर वाली बात ये थी कि कॉर्नवालिस का जो है ना, ब्रिटेन में पॉलिटिकल जो है दबदबा भी था, पॉलिटिकल मतलब कि उसको जान पहचान इस तरह का था, जिस कारण जो है इंडिया में आने से पहले उसने यह जो है एक प्रस्ताव रखा है, बताया कि हम इंडिया तो जाएंगे लेकिन हम अपनी शर्तों पे जाएंगे। हमें वहाँ पर क्या करना होगा, हमें वहाँ पर क्या क्या फ्रीडम देनी पड़ेगी कि हम जो है वहाँ पर सेनापति का जो है हेड हम रहेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल तो हम रहेंगे ही, लेकिन हमको सेनापति का भी हेड बनाया जाएगा, हम ही सब निर्णय लेंगे, ठीक है। तो यह कब हुआ? तो 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। तो वही है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया, संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। अगला है 1786 का अधिनियम का संबंध किससे था? तो कॉर्नवालिस से था, ठीक है। वही हमने आपको बताया कि कॉर्नवालिस थोड़ा हट्टा कट्टा मतलब कि बाहुबली टाइप का आदमी था, ठीक है। भारत में आया हुआ था, 1786 में आया, ये इंडिया में क्या बन करके, गवर्नर जनरल बन करके, और 1786 से लेकर के ये 1793 तक रहा था, ठीक है। इसी ने जो है अस्थाई बंदोबस्त भी लागू करवाया हुआ था। तो हालांकि अस्थाई बंदोबस्त क्या था वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या? तो भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के का जो अधिकार था ना, उसको बढ़ाकर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है। तो उस वक्त ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया था, ठीक है, मोनोपोली दिया था कि आप जो है हिंदुस्तान के साथ या दक्षिण पूर्वी एशिया के तरफ, ठीक है, वहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं, एकाधिकार। और वहाँ पे ब्रिटेन के तरफ से और कोई भी व्यापारी नहीं जाएंगे। तो यह जो है 15 वर्षों के लिए शुरू में दिया गया हुआ था, लेकिन यह क्या गया था कि अगर आपका ठीक ठाक चला तो हम आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वही है आपका, देखिए 1793 में क्या किया गया? देखिए, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरी बार फिर से देखिए, 1793 से कब हो जाएगा? 20 वर्ष कब पूरेगा? तो 1813 में, ठीक है। तो 1813 में भी फिर से कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो कब होगा? 1833 में। फिर 1833 में क्या किया गया कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। और उसके बाद कब होगा? तो 1853 में। तो 1853 में क्या किया कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया नहीं गया, ठीक है। 1853 में कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया नहीं गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है अब किसी भी वक्त कंपनी का शासन ख़त्म हो सकता है हिंदुस्तान से, और ब्रिटिश जो हुकूमत है, ब्रिटिश जो संसद है, वो डायरेक्ट अपना दबदबा अपने हाथ में पूरा इंडिया को ले लेगा, ठीक है। देखिए फिर से समझिए इस बात को।
कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर कब बढ़ाया जाएगा? तो 1813 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर 1833 में, और 1833 के 20 वर्ष बाद क्या होगा? तो 1853। लेकिन 1853 में 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया कंपनी का अधिकार। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिश जो वहाँ की संसद है वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वक्त ख़त्म कर सकती है पावर इन हिंदुस्तान में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के लिए पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, देखिए सबसे पहले हम आपको एक बात ये बताएं कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश का जो है 3 प्रेसिडेंसी था। ठीक है, एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, एक मद्रास प्रेसिडेंसी था, और एक बम्बई प्रेसिडेंसी था। ठीक है, तो उसमें बंगाल का जो दबदबा था, बंगाल बहुत ही मतलब कि दबदबा यहीं से था, बंगाल से ही। ठीक है, तो 1793 के एक्ट भी हुआ था पास, जब हुआ था तो उसमें क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर का पद बढ़ा करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, और साथ में क्या किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर था उसको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया हुआ था। ठीक है, यानी कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसका पद बढ़ा दिया गया, और बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसका पद कम कर दिया गया, उसका पावर जो है कम किया गया। तो वही है, आगे एक और उससे आगे बढ़ते हैं। क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया, किस एक्ट के तहत? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका कि पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, किस एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था ना, उसमें भारतीयों को जो है शिक्षा देने के लिए क्या किया गया उस एक्ट में कि यह बताया गया कि प्रति वर्ष 1 लाख ब्रिटिश गवर्नमेंट खर्च करेगी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करेगी। लेकिन जो है 1813 में तो लिख दिया, लेकिन आप देखेंगे 20-25 साल तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये विवाद ही हो रहा था कि हम भारतीयों को जो शिक्षा देंगे वो किस मतलब कि शैली में देंगे, भारतीय भाषा में देंगे या फिर ब्रिटिश का जो है उसमें देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1835 में मैकाले जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना रोड मैप देता है कि भारतीयों को शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो 1835 से शुरू होता है खर्च करना। 1813 के चार्टर एक्ट में तो दे दिया है कि भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी, और ये लोग सोच रहे थे कि हिंदी माध्यम में शिक्षा दे। इसी चक्कर में 1 लाख रुपया भी 20-25 साल तक खर्च नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, गलत दिया गया स्टेटमेंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका भारत में व्यापारिक एकाधिकार यानी कि मोनोपोली किस एक्ट के तहत खत्म किया है? तो 1873 के एक्ट के तहत। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि 1813 का जो एक्ट पारित हुआ था ना, उसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोली था कि भारत में वो जो है व्यापार करेगा, इसको ख़त्म किया गया। ठीक है, और चाइना के साथ उसका व्यापार रहने दिया गया, और भारत में जो है
चाय का व्यापार भारत में और चीन के साथ जो है व्यापार करने का एकाधिकार छोड़ दिया गया। बाकी सारा का सारा एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिटेन से अब कोई भी व्यक्ति आकर के हिंदुस्तान में व्यापार कर सकता है। क्या समझे मेरी बात। इससे पहले क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 के चार्टर एक्ट से पहले क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का भारत में एक अधिकार, मतलब कि क्या बोलते हैं, व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। एकाधिकार कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन से और कोई दूसरा कंपनी या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन 1813 के एक्ट के तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार, मोनोपोली व्यापार पर से ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब ब्रिटेन से कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी, दूसरी कंपनी आकर के यहाँ पर व्यापार कर सकती है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो चीज़ों पर एकाधिकार छोड़ दिया गया, यानी बना ही रहने दिया गया। वो कौन सा था? तो भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ उसका व्यापार रहने दिया गया, यानी कि एकाधिकार उस पर बना रह गया। बाकी सब मतलब कि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। यानी कि ईसाई जो था ना, ईसाई धर्म के प्रचारक, उसको हिंदुस्तान में अपने धर्म को प्रचार करने का इजाज़त किस एक्ट के तहत दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। ब्रिटिश जो ईसाई धर्म का, ईसाई जो था ना, ईसाई का जो भी था, उन लोगों को भारत में ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए अनुमति कब दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? तो 1813 में। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो व्यक्ति था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो बना ही बना, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसा व्यक्ति हुआ जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? पहले था बंगाल का गवर्नर, फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल। अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हो रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर, उसके ऊपर बढ़े तो बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर एक पद और ऊपर बढ़ाया गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या कर दिया गया कि भारत का गवर्नर जनरल। समझ रहे? और भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन एवं गवर्नर जनरल परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। आगे है आपका भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और प्रथम विधि अध्यक्ष के आयोग, प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो लॉर्ड मैकाले। इसी के बारे में हमने आपको भी बताया है कि 1835 में जो है क्या किया था कि शिक्षा के लिए एक प्लान बनाया था। ठीक है। चलिए, तो क्या हमने देखा
भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। विधि का मतलब क्या होता है? कानून होता है भाई। नहीं समझ में आ रहा हो तो हम बता दें कि विधि मतलब कानून होता है, ठीक है। तो प्रथम कानून आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ? तो लॉर्ड मैकाले, जो इंग्लैंड के वकील थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। भारत में दास प्रथा जो था उसको समाप्त किया गया 1843 में, ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के समय में। और यह जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत, यानी कि भारत में जो दास प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए जो एक्ट, किस एक्ट में बात किया गया हुआ था? तो 1833 के एक्ट में, कि हम लोग भारत में दास प्रथा को ख़त्म करेंगे। लेकिन यह इम्प्लीमेंट कब हुआ? तो इम्प्लीमेंट हुआ 1843 में, ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के समय में। वही अगर बात करें कि सती प्रथा का जो अंत है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया था। उसके बाद ठगी प्रथा को भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही बैन किया गया। लेकिन ये जो दास प्रथा थी इसको बैन किया गया कब? तो 1843 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। उस समय लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल थे। और यह जो दास प्रथा है वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बैन किया गया हिंदुस्तान से। 3-4 बात क्लियर हुआ यहाँ पर। देखो, जो दास प्रथा थी ना हिंदुस्तान में, इसको बैन किया गया किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया हुआ था कि हम लोग, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत से दास प्रथा को ख़त्म करेगी, दास प्रथा का उन्मूलन कर देगी, ठीक है। लेकिन यह जो उन्मूलन हुआ, दास प्रथा ख़त्म हुआ, वो 1843 में हुआ था, ठीक है। और उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर, यानी कि क्वालिफिकेशन, ठीक है भाई, मेरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। क्या बताया जा रहा है? फिर से देखो। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। अगला है आपका, भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने का जो व्यवस्था है किया गया किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। देखिए, ये जो आज कंपटीशन जो है हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं, आप जो की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो यह जो है आपका कब शुरू हुआ? तो ब्रिटिश के काल में शुरू, ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था कि 1853 के चार्टर एक्ट से पहले क्या होता था कि मान लो कि मैं कोई मंत्री हूँ, या फिर मैं ऐसे मान लो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मैं किसी ऊंचे पद पर हूँ, तो मैं अपने रिश्तेदारों को जॉब पे, मतलब कि नौकरी लगवा देता था, ठीक है। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या किया गया कि यह कहा गया कि जो कंपनी में जो कर्मचारी नियुक्त होंगे वो ऐसे, मतलब बाबू वाला सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, कि उसका कोई रिश्तेदार है तो अपना नौकरी लगाते जा रहा है सबको, भाई भतीजा, चाचा भतीजा सबको नौकरी लगाते जा रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके द्वारा ही आपको इसमें नौकरी मिल सकता है। तो यह प्रावधान कब किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। तो भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था कब की गई?
तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत की गई। ठीक है, समझ में आया बात। उससे पहले क्या होता था कि चाचा भतीजा वाला सब सिस्टम था कि हम हैं बड़े पोस्ट पे तो सबको चलो अपना जान पहचान का जो भी रिलेटिव है उससे नौकरी लगा देते हैं। तो ये सिस्टम बंद करके प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रावधान किया गया। किसमें? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत। वही हमने आपको अभी बताया है। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता यानी ये कम्पिटिटिव वाला जो सिस्टम है वो किस एक्ट के तहत शुरू किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि यह जो चार्टर एक्ट आया हुआ था 1853 में वो किस गवर्नर जनरल के काल में आया हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। और आपको तो मालूम होगा ये कितना खचरा था, ये हरामखोर था साला ये, सॉरी ये जो डलहौजी था बहुत ही मतलब कि पूछो मत क्या था। वेबकन का सिद्धांत सुने हैं ना आप लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी, उसका जो है कर्ता धर्ता यही था। इसी की वजह से ज़्यादातर चांस मतलब कि था कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें इसका बहुत ही अहम भूमिका था। ठीक है, क्या हुआ था कि इससे पहले क्या हुआ था कि भारत में जो भी राजे रजवाड़े थे तो जिनके पास अपना खुद का संतान नहीं था तो लोग अपना गोद लेते थे बच्चे को और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। लेकिन ये डलहौजी जो आया यहाँ पर भारत में गवर्नर बनकर, भारत का गवर्नर जनरल बनकर, तो वह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद निषेध, वेबकत का सिद्धांत सब एक ही है हिंदी में, तो वही लागू किया। जिसके तहत क्या किया गया कि जिसके पास प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से उसका अपना बच्चा नहीं है किसी राज्य का, ठीक है, राज्य के मतलब कि राजा का, तो वह जो है गोद लेकर के किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है और उसका जो साम्राज्य है, उसका जो राज्य है, ब्रिटिश कंपनी अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, यही कांड वांड कर रहा था ये लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इसके शासनकाल में आपको पता होना चाहिए कि डाक व्यवस्था ये सब इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था और रेलवे का शुरुआत जो है इसी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई 1834 के एक्ट के तहत। मेरे यार क्या बोल रहा हूँ, 1853 के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमने अभी आपको बताया कब बनाया गया हुआ था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया 1784 के एक्ट के तहत। ठीक है, और यह क्या करता था, तो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था और इसमें कुल 24 सदस्य हुआ करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। इसको घटा करके 18 सदस्य किया गया। कब और किस एक्ट के तहत, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका भारतीय यानी कि केंद्रीय, भारत में जो है केंद्रीय जो है विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के एक्ट के तहत। और 1853 के एक्ट के तहत के बारे में हमने आपको अभी क्या बताया था कुछ देर पहले कि इसके बाद जो है 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के का जो अधिकार था ना, व्यापारिक अधिकार, उसको 20 वर्षों के लिए रिन्यूअल नहीं किया, यानी कि रिन्यू नहीं किया। यानी कि अब क्या होगा कि कंपनी का शासन, कंपनी का जो ब्रिटिश कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन किसी भी वक्त ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद ख़त्म कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, वही हमने आपको अभी बताया, शुरू में बताया था कि 1857 में जो क्या हुआ था, तो 1857 की क्रांति हुई थी। उसके तहत क्या हुआ कि इससे पहले जो शासन किसके हाथ में था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। लेकिन 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद जो एक्ट आता है, अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका पावर लेकर के, छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय का पद कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के तहत। एक सेकंड भाई, पानी थोड़ा दीजिए। हेलो हेलो। तो क्या था कि गवर्नर जनरल के पदनाम को, यानी कि उसका जो पद था, पोस्ट था, उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। कहने का क्या मतलब हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल जो था, उस पोस्ट को का जो है नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। उसी के शासनकाल के दौरान जो है भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। और उसके बाद जो एक्ट आया था, भारत सरकार शासन अधिनियम 1858, उसके तहत क्या किया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। यानी कि वायसराय करने का मतलब क्या होता है कि राजा का प्रतिनिधि, या फिर महारानी, रानी या महारानी या राजा का प्रतिनिधि। ठीक है, तो 1858 में क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन के पास भारत की जो पावर थी शासन करने का, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो इसीलिए भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कब कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग हुए, लॉर्ड कैनिंग। आगे हम लोग देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। किस एक्ट के तहत, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के तहत। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण ये जो कब बना था, तो 1884 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया हुआ था। और इसको ख़त्म कब किया गया, तो 1858 के भारत सरकार शासन अधिनियम के तहत इस दोनों को ख़त्म करके क्या किया गया, इस दोनों के जगह पर भारत के राज्य सचिव का पोस्ट सृजन किया गया, मतलब बनाया गया भारत के राज्य सचिव। ठीक है, और इसका जो हेड था वो कौन, किसको बनाया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंत्री को भारत का राज्य सचिव बनाया गया। ठीक है, और उसको असिस्ट करने के लिए, जो भारत के राज्य सचिव थे, इसको असिस्ट करने के लिए 15 लोगों को रखा गया हुआ था। ठीक है, और ये जो भारत के राज्य सचिव थे वो हिंदुस्तान में नहीं बैठता था, वो बैठता था लंदन में। ठीक है, वहाँ से अपना शासन चला रहा था। वही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन यानी कि बनाया गया। किस एक्ट के तहत, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के तहत। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया कब, तो 1858 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारत
परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा क्या बता रहा है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। यानी कि पहले क्या हुआ करता था कि कानून सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। अब क्या किया गया कि 1861 में ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी ना, उसमें भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इस जो है भारत सरकार शासन मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो कब प्रदान किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय जो है ना, उसको अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का जो पावर है वो कब दिया गया और किस एक्ट के तहत दिया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दिया गया। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश वह होता है कि जिस वक्त मान लीजिए कि इस वक्त जो है अभी हम मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं, अभी कुछ इस तरह का माहौल बने कि एक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, एक कानून की ज़रूरत पड़ जाए, और इस वक्त जो है पार्लियामेंट यानी कि संसद अपने सेशन में नहीं है, बैठक नहीं कर रही है, तो वैसी स्थिति में अचानक से कोई कानून बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति जो है, वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो यह जो भारत का जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो पावर दिया गया है वो अनुच्छेद 123 में, इसका कहीं ना कहीं करीब जुड़ा हुआ है कहाँ से, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 से। ठीक है, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका, भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी कि वोटिंग का जो सिस्टम है भारत में कब शुरू किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इससे पहले इंडिया में वोट नहीं होता था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा क्या किया गया कि भारत में पहली बार वोट डालने का सिस्टम शुरू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई किस एक्ट के द्वारा, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। देखिए जो भारतीयों को शामिल किया जा रहा था वो तो हमने पहले ही देखा है। कहाँ पर देखा, अभी पहले हमने देखा कुछ देर पहले। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया किस एक्ट के तहत, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, लेकिन उसको जो है बजट पर चर्चा करने या बहस करने का जो है पावर नहीं दिया गया हुआ था, शक्ति नहीं दिया गया हुआ था। लेकिन ये जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें क्या किया गया कि भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति दिया गया। ठीक है, यानी भारतीयों को भी बजट पर अब बहस करने का अधिकार दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, तो पृथक निर्वाचन, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के बारे में प्रावधान इसी एक्ट में किया गया हुआ था पहली बार, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, और यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई और हिंदू मुस्लिम में बंटवारा का जो भावना है यहीं से ब्रिटिश लोग ही पैदा किए थे। ठीक है, और उसका बीज जो है मार्ले मिंटो सुधार जो है इसके तहत किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि मुसलमानों का अलग
जिससे वोटिंग होगा उसका मतलब कौन कैंडिडेट अलग होगा, सिर्फ मुसलमान होगा और उसको सिर्फ वोट भी मुसलमान ही देंगे। यह जो होता है वो होता है पृथक निर्वाचन व्यवस्था। इसमें किया गया तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया। आई थिंक चलो आगे देखते हैं। कितना टाइम हो गया? 2:29 रात के 2:29 हो रहा है यार, 2:30 बज गया। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। वही हमने आपको अभी बताया, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कि अलग से निर्वाचक मंडल बनाया गया। कब? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। यह जो है वायसराय था और इसी के शासनकाल में 1909 का जो है भारत परिषद अधिनियम आया हुआ था, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार आया हुआ था। और उस वक्त जो है हिंदुस्तान का जो वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसी को जो है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राष्ट्रीय सचिव कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले थे, ठीक है। और इसी दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम लॉर्ड मतलब मार्ले मिंटो हुआ, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि मिंटो था भारत का वायसराय और मार्ले था भारत का क्या? तो राज्य सचिव। तो लॉर्ड मिंटो तो भारत में रहता था और मार्ले कहाँ रहता था? तो इंग्लैंड में, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। अगला है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किसको? तो 1919 का शासन अधिनियम को, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 के भारत सरकार शासन अधिनियम को, ठीक है। उस वक्त जो है मॉन्टेग्यू कौन था 1919 में? मॉन्टेग्यू था भारत का राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, ठीक है। इसी दोनों के नाम पर क्या पड़ गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 के भारत सरकार शासन अधिनियम को, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, रात ज़्यादा हो गई है ना, इसीलिए लग रहा है लाउडली मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्या, और क्लियरली फास्ट। हाँ रात ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 10 मिनट और लगेगा, 10-15 मिनट, 10-12 मिनट लगेगा मैक्सिमम। चलो देखते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। सेंटर में जो है द्विसदनात्मक यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेटिव की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत, चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत, ठीक है। क्या किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक शासन मतलब विधायिका बनाई गई, ठीक है भाई। और अगला है आपका प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1919 के भारत सरकार शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांत जो है स्टेट में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत। देखिए दोनों बात तो को समझिए। भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या क्या किया गया? तो केंद्र जो सेंटर वहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई, ठीक है। द्विसदनात्मक कहने का मतलब अभी वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो अपना जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, ठीक है। एक राज्यसभा है और एक विधानसभा है। तो इसका बीज जो है आपका 1919 के भारत सरकार शासन अधिनियम से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। भारत सरकार शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। तो वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा है, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगला है आपका प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, यानी कि 1919 के चार्टर मतलब कि भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांत यानी स्टेट में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है, स्थापना की गई थी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि पावर किसी और के हाथ में रहेगा, हैंडल कोई और करेगा, द्वैध शासन यह होता है, ठीक है। दिखा कोई और रहा है
और सरकार कोई और चला रहा है। मुखौटा मतलब कोई और है और सरकार कोई और है, यही होता है द्वैध शासन। इसका शुरुआत तो अगर आप देखेंगे द्वैध शासन का, तो इसका रॉबर्ट क्लाइव जो है किया हुआ था। द्वैध शासन का शुरुआत बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक चला था, और द्वैध शासन को समाप्त किया गया कब, तो 1772 में किया गया। किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। शुरुआत किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और अंत किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, 1765 से लेकर के 1772 तक चला था द्वैध शासन, और 1772 में उसको खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो उसी टाइप का सिस्टम फिर से 1919 के एक्ट में दिया गया हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसको कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को। ठीक है, कितना है भाई, 10 मिनट लगा, 10-12 मिनट। नींद भी आ रहा है, चलो बना ही देते हैं। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी देखते हैं, ये जो अपना यूपीएससी आप देख रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका कहीं ना कहीं तार कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 से। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 में ही पहली बार यह कहा गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, यह प्रावधान कब किया गया, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 में था। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1916 में ली कमीशन के सिफारिश पे, ली आयोग के सिफारिश पर। देखिए, लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा जो है भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 में किया गया हुआ था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो बात हुआ वह कब, तो 1916 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसके सिफारिश पे, तो ली कमीशन, ली आयोग की सिफारिश पे। आगे देखते हैं हम लोग, ली आयोग का गठन कब किया गया, तो 1923 से 24 में, 1923-24 में। ठीक है, अगला है आपका, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आया था 1919 में, उसके तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है भाई, इससे पहले भारत में महिला लोग, लेडीज लोग वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं था, वो लोग वोट नहीं देते थे। ठीक है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार, संघीय शासन, फेडरल सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की गई भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ, ठीक है, या यूं कहें कि भारत में संघात्मक सरकार, संघीय व्यवस्था की स्थापना भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। थोड़ा सा है और भाई देख लेते हैं हम लोग। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, एक मिनट, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखिए 1919 में क्या किया गया था कि राज्य में यानी कि प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई हुई थी। कब, तो 1919 के का जो अधिनियम था ना, भारत सरकार शासन अधिनियम 1919, उसमें क्या किया गया था कि प्रांतों में यानी कि स्टेट में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। लेकिन 1935 का जो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से आया हुआ था, उसके तहत प्रांत में यानी कि राज्य में वो जो द्वैध शासन था ना, द्वैध शासन व्यवस्था, उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया, तो सेंटर में, केंद्र में अब द्वैध शासन व्यवस्था शुरू किया गया। यह दिया गया हुआ है, ठीक है, कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यानी भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 जो आई हुई थी उसमें यह प्रावधान किया गया हुआ था कि भारत में एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट होगा, मतलब फेडरल कोर्ट होगा, बाद में चलकर यही सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे चल करके यही जो संघीय न्यायालय था उसी को हम लोग सुप्रीम कोर्ट कर दिए या फिर बना दिए, इसी संघीय न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट बना दिए। यानी कि आप देखेंगे हमारा जो संविधान है उसका तार जो है पीछे से कहीं ना कहीं जुड़ता आ रहा है। ठीक है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा हुआ है संवैधानिक विकास, कि हमारे देश में संविधान का विकास किस तरह से हुआ। अभी हम जो भी देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं तार पीछे से दिख रहा होगा आपको। जैसे कि अध्यादेश का देखे हैं, वर्तमान समय में अध्यादेश जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल इशू करता है ना, उसका सेंटर मतलब कि तार कहाँ से जुड़ रहा है? तो ब्रिटेन के जो शासन, ब्रिटिश का जो शासनकाल था उससे जुड़ रहा है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का ये जो द्विशासनात्मक शासन व्यवस्था है उसका भी मतलब कहीं ना कहीं तार कहाँ से जुड़ रहा है? तो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश शासन थी हिंदुस्तान में उससे ही जुड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका तार कहीं ना कहीं वहाँ से जुड़ रहा है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास, हमारे यहाँ संविधान का विकास हुआ है। ठीक है भाई, एकाएक नहीं बन गया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई है ना भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया हुआ था। ठीक है, उस भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में ही यह प्रावधान किया गया हुआ था कि भारत में जो है एक रिजर्व बैंक बनाई है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, वो क्या करेगा कि देश की मुद्रा और साख को नियंत्रण करेगा। इसलिए भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई का स्थापना किया गया। आगे देखते हैं हम लोग, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद इंडिया काउंसिल का अंत कर दिया गया। ठीक है, ये किस एक्ट के तहत? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत। हमने आपको ये भी बताया था कि 1858 में जो है भारत का राज्य सचिव बना था ना भाई, राज्य सचिव का पद, उसको असिस्ट करने के लिए इंडिया काउंसिल बनाया गया हुआ था। उसका अंत कर दिया गया भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया। वो भी कब किया गया? उसको 1937 में किया गया। बर्मा को भारत से अलग 1937 में किया गया। किस एक्ट के तहत? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया था कि बर्मा को जो है भारत से अलग कर दो। ठीक है, आगे है, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़िया का निर्माण हुआ भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो 1937 में। वही हमने आपको अभी बताया। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतों को जो है ना खुली छूट देने की बात कही गई हुई थी, स्वायत्तता बरतने की बात कही गई हुई थी भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई 1 अप्रैल 1937 को। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई 1 अप्रैल 1937 को। अगला है आपका अविभाजित यानी कि बिना बंटवारे के अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। पहले तो पाकिस्तान पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही साथ था, लेकिन 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, उसके तहत क्या किया गया कि भारत को 2 खंडों में बांट दिया गया। भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ इंडिया बना हिंदुस्तान, दूसरी तरफ बना पाकिस्तान।
ठीक है भाई। आगे देखो, अगला आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया किस डेट? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया किस डेट को? तो 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। देखो पहले क्या हुआ था, सुनो। पहले बना बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बना बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद बना भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का वायसराय। भारत का वायसराय भी ख़त्म करके क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और उस भारत का गवर्नर जनरल को भी ख़त्म कर दिया गया कब? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, वही दिया गया है। नहीं, वायसराय का पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल कब किया गया? यानी कि पहले वायसराय था ना भाई, 1858 में बताया ना हमने आपको कि 1858 के एक्ट के तहत वायसराय का पद बनाया गया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय का पद बनाया गया। लेकिन अब क्या किया गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा कि वायसराय का पद जो है, नाम पोस्ट सब खत्म करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल। चलो आगे देखते हैं। अगला आपका भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। यानी भारत को आज़ाद कर दिया गया 15 अगस्त को। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, उस वक्त भारतीयों को जो सत्ता सौंपी गई 1947 में 15 अगस्त 1947 को, उस योजना का क्या नाम है? तो माउंटबेटन योजना। उसी के द्वारा जो है भारत पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया और भारतीयों को भारत अपना सत्ता सौंप दिया। अगला आपका भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसकी थी, किस पार्टी की थी? तो लेबर पार्टी की। जिस वक्त हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, जिस वक्त भारत को आज़ादी मिली, उस वक्त ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला है आपका कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम के अनुसार। यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ कब? 1947 में। और भारत को अपना संविधान कब बन करके मिला? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए, भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को ही। और 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक जो शासन चला हिंदुस्तान में, वह किस अधिनियम के तहत चला, किस एक्ट के तहत चला भाई? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत चला था। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि देश में कोई कानून ही नहीं रहे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आज़ादी तो मिल गई 1947 में ही, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो गैप है 1947 से 1950 तक का, इस गैप में, इस बीच में किस शासन व्यवस्था के तहत, किस अधिनियम के तहत हिंदुस्तान में राज चल रहा था, शासन चल रहा था? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चल रहा था। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया। हमने ये जो PDF है इसीलिए हमने लगाया था ताकि आपको जल्दी से रिवाइज करवा दिया जाए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी देरी का, आप लोगों का ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। इसलिए इस PDF को हमने, इस फ़ोटो को आपके समक्ष रख करके समझाया है ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए और ज़्यादा लेट ना लगे। बाकी हमने आपको इसमें अपने तरफ से भी बहुत कुछ ऐड करके बताया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप
दोबारा देख लें, ठीक है, दोबारा में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो हाँ, थोड़ा सा आवाज़ में कड़क नहीं है इस वक्त, क्योंकि अभी रात को 2:48 हो रहा है, 2:49 AM हो रहा है, ठीक है। तो नींद भी आ रहा है, इस कारण जो है बोल्ड आवाज़ में नहीं बोले हैं, ठीक है भाई। तो चलो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।